कंफ्यूजन ना हो कि वो सपा के साथ आने जा रही है। तो मतलब आप लोग एक आस तो लगा रहे थे ना कि अगर साथ मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं, भाजपा के खिलाफ गठबंधन और मजबूत हो जाए। आस्था जी, हम्म। पीडीए का जो गठबंधन है वो सबसे मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी पीडीए के गठबंधन से ही डरी हुई है। पीडीए के लोग एक साथ आकर के 2024 के चुनाव में बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, उसको हमेशा के लिए नकार दिया है। और उसका बहुत बढ़िया उदाहरण आपको अयोध्या में मिलेगा। जिस तरह से अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे करके भारतीय ठीक है। जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स को विराम लगा दिया। तो आज इस देश का जो युवा है वो इस बात को समझ रहा है, इस देश का जो बहुजन है वो इस बात को समझ रहा है कि उसके हक और अधिकार कहाँ सुरक्षित है, कहाँ वो चीट किया जा रहा है, कहाँ उसकी आंखों में धूल झोंका चलिए जा चलिए, रहा है, ठीक है ठीक कहाँ है, उसका मैं रक्षा पूछा लौटूंगी जा आपके रहा है, पास। और चार संविधान की पैनलिस्ट रक्षा हैं, एक कौन बार कर उनकी रहा भी है। बात सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। तमजीद अहमद जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद जी, 24 के लोकसभा चुनाव में ये कोशिशें कांग्रेस ने भी की थी और आज बहन जी ने नाम लेकर कह दिया कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या हो बीजेपी, गठबंधन की बातें बिल्कुल फेक हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अस्था जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, और सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, आज मायावती जी का जो बयान है कोई नया बयान नहीं है, ये बहुत टाइम से ये बयान वो लगातार कीप ऑन रिपीटिंग बयान है, तो इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। बस एक ही चीज देख के हम लोगों को दुख होता है कि मायावती जी बहुत कद्दावर नेता है हाँ। और दलितों के बीच में वो एक बहुत बड़ी लीडर है और देश की बड़ी लीडर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति खुद से तो अपनी राजनीतिक पार्टी का नुकसान नहीं करेगा, कोई ना कोई तो ऐसा दबाव एक सेकंड के लिए तमजीद जी आपको रोक रही हूं, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है और खबर यह है कि 2 दिन के लखनऊ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात तो होने वाली थी, उसे लेकर समय सामने नहीं आ पा रहा था और आज कहा जा रहा था कि ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात अब हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, निराला नगर में ये मुलाकात चल रही है? देखिए, निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर है जहां पर प्रवास है संघ प्रमुख मोहन भागवत का, और यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच में अंदर बैठक चल रही है। हालांकि इस तरह की बैठक की खबरें आमतौर पर बाहर आना काफी मुश्किल होती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सूत्रों से कुछ और जानकारी मिल सके, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और समय समय पर जो सरकार है, जो संघ है, इनके साथ समन्वय की बात आती रहती है। संगठन और सरकार के बीच, पार्टी के बीच समन्वय की बात अक्सर की जाती है। तो ये मान के देखा जा रहा है कि 2027 में होने वाले चुनाव और संघ, संगठन, सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय कैसे बेहतर बना के रखा जा सके, इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात हो रही है। ये बात भी सामने आ रही है क्योंकि बीते कुछ बिल्कुल इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। 27 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बैठक को उस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। संघ और बीजेपी का समन्वय किस तरह आगे साथ बैठेगा, किस तरह संघ का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में एक्टिव होगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तमजीद जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी बहुत धन्यवाद। छोटा सा कमेंट, चूंकि संघ का भी अब राजनीतिकरण हो गया है तो अच्छी बात है कि अब खुल के दिखने लगा है कि संघ अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता था, अब राजनीतिक संगठन हो गया। तो ये देख के अच्छा लगता है, कम से कम देश को सच्चाई जानने का मौका मिला। अब मैं आता हूँ मायावती जी के ऊपर। देखिए, मायावती जी देश की बहुत कद्दावर नेता है और निश्चित रूप से सभी उनका सम्मान करते हैं और दलितों के बीच में उन्होंने बहुत काम किया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन विगत 2014 के बाद क्या अचानक से ऐसा हुआ कि मायावती जी की जो विचार था, जो बोली भाषा थी, वो सब बिल्कुल बदल गई। और कोई नेता अपने से ऐसा नहीं करेगा, ये भी मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई लीडर ऐसा अपने से खुद से नहीं करेगा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खत्म करेगा। हम लोग भी समझना चाहते हैं कि मायावती जी के सामने क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि आज ना वो दलितों के लिए बोल पाती हैं, ना वो पिछड़ों के लिए बोल पाती हैं, और बहुत ज्वलन मुद्दों पे भी उन्होंने वो बात नहीं बोली जो उनको बोलना चाहिए था। चाहे वो यूजीसी के मुद्दे पे उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, संविधान की हत्या की बात, यूजीसी के मुद्दे पर तो उन्होंने साफ साफ कहा। इसके अलावा जब घूसखोर पंडित की बात आई थी तब भी उन्होंने साफ साफ स्टैंड किया। और बहन जी अकेली ऐसी पॉलिटिशियंस थी जिन्होंने बहुत क्लैरिटी से इसको लिखा, बाकी सब बिटवीन द लाइंस खेल रहे थे, इधर का उधर देख रहे थे कि कहां नफा नुकसान तोल रहे थे, लेकिन बहन जी ने क्लियर कट स्टैंड लिया। क्या क्लियर बोला?
सीधे तौर पे उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि भाई इस तरह बार बार अपमानजनक बातें कही जाना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सामने आए, लेकिन वो बहन जी थी, वो पहली ऐसी राजनेता थी जिन्होंने खुलकर इस बात का विरोध किया कि क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। 10 सेकंड आस्था जी, मैं वही मैं कहना चाहता हूं, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये भी कहा बहन जी ने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 10 सेकंड में बात खत्म करना चाहता हूँ कि जो बात भाजपा नहीं कह पा रही थी वो मायावती जी ने कह दिया। जो बात भाजपा कहने से डर रही थी मायावती जी कहने से नहीं डरी। तो समझ में नहीं आता है कि उनका ट्विटर अकाउंट भी कौन चलाता है। हम लोग अच्छा ठीक है, चलिए ठीक मैं लौटूंगी। मैं समझ रही हूँ आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। आनंद दुबे जी हमारे बीच में है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आनंद दुबे जी, बहन जी ने तो बीजेपी का भी नाम लिया है और साफ तौर पर नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है कि 27 में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो आपके साथ आए ना आए, वो विपक्ष के साथ गठबंधन बनाए ना बनाए, वो अकेले चुनाव लड़े, फायदा तो उसका आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी को मिलता ही रहा है। आनंद जी देखिए, बहन जी की पार्टी उनकी अपनी पार्टी है। वो क्या निर्णय लेती हैं, किसके साथ चुनाव लड़ती हैं, किसके साथ नहीं चुनाव लड़ती, जब उन्होंने पहले भी गठबंधन किया तो खुद से फैसला लिया, गठबंधन तोड़ा तो खुद से फैसला लिया। तो ये उनका अपना विषय है, इस पे भाजपा के पास बोलने के लिए कोई बात है नहीं और ना हम इस पे कोई टिप्पणी करना चाहते। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अखिलेश जी हार की हताशा से ऐसे घबराए हुए हैं कि ठिकाना ढूंढ रहे हैं और उनको कोई ठिकाना मिल नहीं रहा है। उनको यह पता है कि यह चुनाव उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चुनाव, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार वही हालत समाजवादी पार्टी की हो जाएगी जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के पास 2 विधायक और सपा के पास 4 हो जाएं और 6 मिलके एक गाड़ी में घूम लें, लेकिन होगा यही। अब आप खुद सोचिए, ये मायावती जी को ऑफर दे रहे हैं। मायावती जी कैसे भूलेंगी उस गेस्ट हाउस कांड को जहां उनकी हत्या तक करने की कोशिश की गई? मायावती जी कैसे भूलेंगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समाजवादी पार्टी के लोगों ने भूमाफिया बताया और कहा, उंगली बताती है कि प्लॉट कब्जा कर लो? मायावती जी कैसे भूलेंगी कि 9 जिले जो दलित महापुरुषों के नाम पर उन्होंने बनाए थे, उन 9 जिलों के नाम पलट दिए गए? वो कैसे भूलेंगी कि 3 शिक्षण संस्थानों के नाम जो दलित महापुरुषों के नाम पर थे, उनके नाम बदल दिए गए? वो कैसे भूलेंगी कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलित भाइयों की जमीनें कब्जा की गई? सुन लीजिए, जमीन कब्जा की गई, उनके पर अत्याचार किया गया, ये कोई नहीं भूल सकता है। और मैं आपको स्पष्टता के साथ कहता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों की सोच हमेशा से दलित विरोधी भी रही है और पिछड़ा विरोधी भी रही है। ठीक है, आप ये बताइए, गरीबों को पक्का मकान, चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र जी, उसके बाद ओम सुधा जी का मैं रुक करूंगी। 5 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, कंक्लूड करिए जल्दी। वो किसके शासनकाल में मिली? हमारे शासनकाल में। ठीक है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसके शासनकाल में मिला? हमारे। धर्मेंद्र जी जवाब। नीट में पिछड़ों को आरक्षण किसकी सरकार में मिला? हमारी सरकार में मिला। बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े जितने भी स्थान है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये दलितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ऐसे करती है कि उनके खिलाफ अपराध करवा के उनकी चिंता करने की बात करती है। दलितों को पेशाब उत्तर प्रदेश में पिलवाया जाता है, राजस्थान में पिलवाया जाता है, दलितों को मूंछ काट दी जाती है, दलितों को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा दे रही दलितों को। तो भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं होती धर्मेंद्र जी? बिल्कुल होती। समाज में किसी ने किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर उन्हें बचा लिया जाता है? बताइए। संरक्षण नहीं मिलता तो घटनाएं बढ़ती क्यों? मुझे बताइए। एसडीएम अगर दलित है तो उसका शोषण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहने को हक नहीं उसे कि दलितों के खिलाफ अपराध जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। मैं सुनिए, दलित बेटी को घर से निकाल कर
जाति देखकर दलित बेटी को मेरठ में और जाति देखकर नौकरियां मिलती थी, जिन्होंने दलित भाइयों के प्रमोशन में धर्मेंद्र जी जवाब जनता पार्टी की सरकार में दो पैनलिस्ट और इंतजार क्या करती है, पिछड़ों के साथ क्या करती है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या करती है, पूरा नहीं जानता है। चलिए, कुल मिलाकर खुद को दलित हितैषी बताने की होड़ है और इस पैनल पे जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हर कोई बहन जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। इसे राजनीतिक तकाजा कहिए, इसको 27 की धीरे धीरे नजदीकी कहिए, कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। डॉक्टर ओम सुधा, बसपा की बात करें, ठीक है, हर बार कहते हैं कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे, उतरते हैं, नतीजा देख लीजिए, देखते हैं। लेकिन अब जो ये 27 का चुनाव है, आप देखिए पॉलिटिक्स कितना चेंज हो चुकी है, ग्राउंड पर कितना बदलाव आ चुका है, पीढ़ियां ऊपर आ चुकी हैं और वो लोग जो मतलब जो राजनेता लोगों से कटे हुए हैं, अब धीरे धीरे उनकी सक्रियता को लोग भुलाने लगे हैं। जब पीढ़ी एक ऊपर आती है तो एक नई पीढ़ी जो डोमिनेट कर रही है, जो युवा भी है, वो बहुत समय तक किसी नेता को अपने बीच में नहीं देखती है। तो अगर 27 में भी बसपा कह रही है कि ठीक है हम अकेले दम पर मैदान में उतरेंगे, लेकिन अगर सड़कों की खाक नहीं छानी तो ये चुनाव बसपा के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। 1993 में सबसे पहले जो है सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और उस समय जो है मिले मुलायम मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस नारे के साथ जो है 1993 में पहली बार सपा बसपा का गठबंधन हुआ। उसमें जो है सपा को 109 सीटें आई थी और बसपा को 67 सीट्स मिली थी। उसके बाद 95 में ये गठबंधन जो है टूट गया, जो मामला आया था गेस्ट हाउस कांड, जिसका जिक्र बार बार लोग करते हैं, उसकी वजह से, और उस समय बड़ी दुश्मनी हो गई थी। 1995 से 2017 तक सपा और बसपा के बीच ये जो है दुश्मनी और गहरी होती गई है। फिर 2018-19 में जो है दोबारा गठबंधन हुआ था और जिसमें गोरखपुर का जो चुनाव हुआ था उसमें जो है बसपा ने सपा को, ठीक है, अब हिस्ट्री से निकलकर वर्तमान पर आ जाइए, बसपा का राजनीतिक भविष्य। हाँ बताइए। हाँ, ये पूरा जो इतिहास है सपा बसपा के गठबंधन का, मैं ये इतिहास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस गेस्ट हाउस कांड की चर्चा होती है और राजनीतिक दलों के लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा भूली नहीं है, तो उस गेस्ट हाउस कांड के बाद भी गठबंधन हुआ है। गोरखपुर का उपचुनाव उन्होंने साथ लड़ा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज की परिस्थिति में अभी उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, डेट की घोषणा नहीं हुई है। इतनी जल्दी कोई भी राजनीतिक दल अपना पत्ता नहीं खोलना चाहेगा। मायावती इसमें कोई शक नहीं कि मायावती राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। उनकी सीटें विधानसभा लोकसभा में जो है नहीं के बराबर है। बावजूद इसके मायावती भारतीय राजनीति की एक बड़ी आइकॉन है और उनका एक बेस वोट बैंक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मायावती भी इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह विधानसभा चुनाव को लेकर उसको लग रहा होगा, अखिलेश यादव जी को लग रहा होगा और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो तमाम न केवल ये सपा बसपा की बात है बल्कि बात भारतीय जनता पार्टी भी देखिए। बिल्कुल, और वो घूम फिर कर बात वहीं आती है। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में है कि गठबंधन हो ना हो, लेकिन उस वोट बैंक का भी ख्याल रखना है। बहन जी और उनकी पार्टी के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दे सकते, साथ मिले ना मिले, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। आस्था जी, सारे राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। जनता तो उसमें जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चलिए, माफी के साथ रतिभान जी, देखते हैं क्या टेक्निकल इशू है, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। आनंद जी देखिए, अभी हमारे जो दलित चिंतक हैं उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद भी 19 में साथ है। बिल्कुल आए, हो सकता है मायावती जी ने उस दर्द को भूलकर फिर से अखिलेश यादव जी को मौका दिया कि हम साथ हैं, लेकिन हुआ क्या, अंत में फिर उनको जाना पड़ा, क्योंकि फिर से वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव हारने के बाद अपमानजनक बयान,
बहुजन समाज पार्टी को कोसना, मायावती जी के बारे में बोलना, तो उनको मजबूरी में फिर से जाना पड़ा। तो सपा का चरित्र ही है नीचा दिखाना, शोषण करना। ये कोई नई चीज नहीं है। ये जब जब सत्ता में रहे हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर उत्तर प्रदेश में दलितों पर हुए हैं, और दलित नहीं अन्य पिछड़ों पर हुए हैं, तो वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। धर्मेंद्र जी, इनकी सरकार में तो एक ही ये आनंद जी मंत्री होते थे, एनसीआरबी के आंकड़े जो नहीं पढ़ते हैं, जो भारत सरकार जारी करती है, यानी कि मोदी सरकार जारी करती है। दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेटियों के साथ पास्को एक्ट के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहां से आंकड़े लाती, क्या बोलती, कुछ भी बोल देगी। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं होती हैं, वहां मेरठ की घटना को ले लीजिए, जो बेटी को घर से उठा लिया, प्रयागराज में एक दलित को जिंदा जला दिया सिर्फ इसलिए खेत में काम करने नहीं गया। अब आप लोग समझो कि जलाने वाले कौन लोग हैं। तो अब किसी की गर्दन काट दी गई जौनपुर में, आप देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बिल्कुल खुलेआम छूट है। अगर आप दलित और पिछड़ों पर कुछ भी कर दीजिए तो कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। तो ये तो छूट दे रखी है योगी सरकार ने। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, और दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है। रतिभान जी का ऑडियो वापस आ गया, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आनंद जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। रतिभान जी, बात पूरी कीजिए। आस्था जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहे समझौता हुआ बसपा का, चाहे कांग्रेस के साथ, चाहे सपा के साथ, मायावती जी ने हमेशा अपनी शर्तों पर समझौता किया है। और अब भी वो अगर ये कह रही हैं कि उन्हें किसी से गठबंधन नहीं करना है, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर की बात कही होगी। ये बात सही, बीच में उनको लेकर अफवाह उड़ाई गई थी, इस बात का हल्ला मचा था कि वो कुछ एक नया गठबंधन करने की जा रही हैं, और आज जिसके लिए उन्होंने आज सफाई दी है। मुझे लगता है कि मायावती की अपनी पार्टी की कमजोर स्थिति के बावजूद दलितों का वोट बैंक मजबूत बनाए रखने के लिए इस तरह के फैसला ले रही हैं। और आगे चलकर क्या परिणाम होगा या क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन मायावती ने कभी भी किसी के दूसरे की शर्तों पर समझौता नहीं किया। तीन बार उनके साथ पार्टी का समझौता 5 बार हुआ है, पिछले 89 से लेकर 90 से लेकर अब तक में। अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने कुछ सोच रखा होगा, लेकिन ये बात सही है, उनका वोट बैंक घटा है। उन्होंने उनके सीटें लगभग 0 हो गई हैं। हाँ। एक विधायक उनके विधानसभा में हैं, उमाशंकर सिंह, वो भी अपने दम पर हैं, बहुजन समाज पार्टी के दम पर नहीं है। उनका लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 0 हो गया है। तो अगर वो इस वक्त कोई बात कह रही हैं, कुछ सोच समझकर कह रही होंगी, या हो सकता है राजनीति में कब क्या कहा जा सके ये तय नहीं होता, हो सकता है आगे चल के कोई गठबंधन की बात करें। फिलहाल उन्होंने जो सफाई, लेकिन फिलहाल तो उनका यही कहना है कि अकेले बसपा चुनावी मैदान में उतरेगी। मानकर चला जाना चाहिए कि मायावती किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। अगर आगे गठबंधन होगा तो ये माना जाए कि उन्होंने कोई रणनीति बनाई होगी, तब ऐसा किया होगा। फिलहाल तो गठबंधन की उम्मीद नहीं है। ठीक है रतिभान जी, लग रहा है उनको आवाज नहीं जा रही। आनंद जी, देखिए, अभी पिछले दिनों अलीगढ़ में, बरेली में और कई शहरों में कई घटनाएं ऐसी हुई जिनमें स्पष्ट रूप से दलित भाइयों के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसमें समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा कनेक्शन है। और अलीगढ़ वाली घटना में तो गिरफ्तारी भी हुई। तो ये लोग आज भी उसी मानसिकता से ग्रसित है। आज भी उत्तर प्रदेश में यदि कहीं होता है तो इन्हीं का कनेक्शन निकल के सामने आता है, क्योंकि ये आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं, आज भी उसी मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, और जो भी इस तरह की घटना करने की कोशिश करेगा उसको जेल भेजने का काम करेंगे, उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। और दूसरी चीज, मुझे ये बता देना, कितने दलित भाई बहनों को आवास बनवा दिया इन्होंने, कितनों को इन्होंने हेल्थ की सुविधा दे दी। आप पूछिए इनसे कौन सी 5 योजनाएं इन्होंने दलित उत्थान के लिए अपने कार्यकाल में चलाई, जरा मुझे बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि बहस अभी लंबी चलेगी, और जिस तरह से बहन जी ने आज अपना स्टैंड क्लियर किया है, उसके बाद सभी पार्टियों के अंदर ये होड़ मच गई है कि भाई साथ मिले ना मिले, कोशिशें जारी रह सकती हैं, पर हाँ
बीजेपी के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या वाकई बीजेपी के तरफ सीटें बढ़ेंगी जैसा देखने को मिलता है, या वाकई कोई गठबंधन होता है ऑफिशियल अनऑफिशियल? अभी इसमें वक्त है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार भी इसका अंदेशा जता रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने पुराने गठबंधन के रिश्तों को मजबूत करने की बात क्या कही, मायावती फौरन अलर्ट हो गई और बसपा के वोटर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो ये वो हरगिज नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने इस बयान के 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड क्लियर किया।